नमस्कार, मैं हूं कंचना झा। आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल। आज मैं देश की अभी की जो अवस्था है, जेएनजी का आंदोलन, जेएनजी आंदोलन ने क्या बदला, अंतरिम सरकार गठन, प्रथम महिला प्रधानमंत्री और आने वाले दिनों में उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना होगा, इन्हीं कुछ विषयों को लेकर आज मैं चर्चा करूंगी। आज देश राष्ट्रीय शोक मना रहा है। हम उन सभी लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं जिन्हें हमने खो दिया है। अभी तक का जो आंकड़ा है उसके मुताबिक हमने 72 लोगों को खोया है। आज सबकी आंखें नम हैं, दिल भावुक है उन परिवारों के प्रति जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया है। अब वे बच्चे, वे युवा केवल परिवार के नहीं रहे, वे देश के हो गए हैं। मन भारी है यह सोचकर कि देश ने इतिहास तो रचा, लेकिन यह इतिहास युवाओं की लाश पर लिखा गया है। देश ने नया अध्याय पा लिया, मगर इसकी कीमत इतनी भारी है कि यह सोचकर भी मन कांप उठता है। इस आंदोलन का या कहें जेएनजी के प्रदर्शन ने बहुत कुछ छीन लिया है नेपाल से। जितने भी भवनों को आग लगाई गई, उन सभी को बनाने में कितना समय, कितनी मेहनत और ना जाने कितने पैसे लगे थे। वो इमारतें जिन्हें बनाने में सालों लगे, चंद घंटों में जलकर राख हो गई। अरबों की क्षति हुई, लोगों का मनोबल कम हुआ, लोग डरे सहमे से थे। आंदोलन के समय कुछ अनिष्ट होने का अंदाजा जैसे लग गया था। आंदोलन पहले भी कई बार हुए नेपाल की भूमि पर, लेकिन ऐसी तबाही कभी नहीं मची। न जाने कितने लाश गिरे, देश भर में आग, तोड़फोड़, अराजकता। सोचिए उन माओं के दर्द का जिनके बच्चे आंदोलन में गए लेकिन लौट कर नहीं आए। उनके माता पिता अब भी आस लगाकर बैठे हैं कि कहीं उनका बच्चा वापस आ जाए कहीं से। जेएनजी ने भी ये नहीं सोचा होगा कि बात इस कदर बढ़ जाएगी, आंदोलन यह रूप ले लेगा। ऐसा सोचकर तो वो भी नहीं आए थे। वैसे कहने वाले कहते हैं कि आप इतिहास पलट कर देखें, जब भी देश में परिवर्तन हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, रक्तपात ही हुआ है। अब तक 72 लोगों के लाश मिल चुके हैं, न जाने कितने और होंगे, कितने लोग लापता हैं अभी। ये आंदोलन क्यों हुआ? क्या यह आंदोलन सिर्फ जेएनजी का था? तो नहीं, इसमें सब शामिल थे। हर कोई अपने अपने तरीके से शामिल था। किसी ने यह नहीं कहा कि आंदोलन रुके। आंदोलन हो यह सभी चाहते थे। हाँ, कहने का, लिखने का, बोलने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन सब ने हामी ही भरी थी। क्योंकि इतनी क्षति होने के बावजूद लोगों में एक संतुष्टि भी है कि कम से कम ओली, देववा, प्रचंड, आरजू के साथ जो कुछ भी हुआ अच्छा हुआ। इन्होंने जनता को जनता समझना बंद कर दिया था, स्वयं को ईश्वर का अवतार समझने लगे थे। इन्हें लगने लगा था कि ये जो चाहेंगे वही होगा। बार बार 84 का दंभ भर रहे थे, 84 के चुनाव का इंतजार कर रहे थे। ओली को लग रहा था कि जनता उनके अलावा किसी दूसरे के बारे में सोच ही नहीं रही है, जबकि कई बार ऐसा हुआ कि उनके ही कार्यक्रम में युवाओं ने खुलकर उनके खिलाफ नारे लगाए थे, जिसे उन्होंने अनदेखा किया था। कारण बहुत से थे आंदोलन के, लेकिन मुख्य कारण नेताओं के प्रति असंतुष्टि ही थी। ये जो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम ये बंद होने का जो लोग दावा कर रहे हैं, उससे भी बड़ा यही था कि उन्हें नेताओं के प्रति बहुत ज़्यादा असंतुष्टि थी। ये असंतुष्टि केवल युवाओं में नहीं थी, देश के उस हर जनता में थी जो अपने देश में रहना चाहते थे या जो अपने देश से प्रेम करते हैं। उन सब में नेताओं के प्रति असंतुष्टि थी। हाँ, ये सच है कि हमने ही उन्हें चुनकर भेजा था, लेकिन उन्होंने जनता की पीड़ा को अनदेखा किया। बारंबार उनका खुलकर विरोध किया जा रहा था, लेकिन सत्ता के दंभ ने, अहंकार ने उन सब की आंखों पर पर्दा डाल दिया था।
ये खुद को अजय समझ रहे बैठे थे। जब तक आंख खुलती तब तक सब कुछ तहस नहस हो चुका था। लेकिन युवाओं ने उनके ही कार्यक्रम में नारे लगाए, साफ कह दिया अब बहुत हो गया, खुलकर नाम लेकर कहा नहीं चाहिए देवा, ओली और प्रचंड। हालांकि जब सब कुछ शांत हो गया, चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा था। एक पल के लिए सब शांत हो गया था। तब जैन जी की भी आंखें खुली और कहा कि आंदोलन में घुसपैठ हो गया। जैन जी का कहना कि आंदोलन में बाहरी तत्व ने घुसपैठ की, जिसने हिंसा और तोड़फोड़ को बढ़ावा दिया। इस आंदोलन की, इस खून खराबे के बीच सबसे बड़ी उपलब्धि ये हुई कि देश को पहली महिला प्रधानमंत्री मिली। देश को एक ऐतिहासिक तोहफा मिला। नेपाल को मिली पहली महिला प्रधानमंत्री सुशीला कार्की। इसे हमने सबसे बड़ी उपलब्धि मानी। समस्या यहाँ यह भी थी कि वो जैन जी की पहली पसंद नहीं थी। जैन जी की पहली पसंद थे काठमांडू के मेयर बालेन शाह। लेकिन मेयर बालेन शाह ने ऐन वक्त पर जैन जी की पीढ़ी को धोखा दे दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। हालांकि उनके इस निर्णय से यह साफ झलकता है कि उन्होंने अपने भविष्य को सुरक्षित किया है, लेकिन जैन जी को उन्होंने निराश किया है। अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उन्होंने युवाओं के भरोसे को तोड़ा है। जब बालेन तैयार नहीं हुए तब जैन जी ने दूसरे व्यक्ति की तलाश शुरू की। यहाँ ध्यान देने की बात यह है कि कितना समय लगा एक स्वच्छ और ईमानदार चरित्र को खोजने में। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने निकले थे, वही समय आया तो सामान लेकर भागने लगे। हमने यह भी देखा है जैन जी की पसंद को लेकर विरोध के अब स्वर भी उठने लगे हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ी चुनौती है प्रधानमंत्री कार्की के समक्ष कि वो इन हालातों को कैसे काबू में करेंगी। प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के सामने बहुत सी चुनौतियां हैं, जिनमें पहली चुनौती है राजनीतिक अस्थिरता। नेपाल की राजनीति में सरकार गिराने और सौदेबाजी का खेल पुराना है। कार्की गैर राजनीतिक हैं। दलों में सहमति बनाने में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। जैन जी का सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार नियंत्रण और सुशासन। आम जनता में अभी यही बातें चल रही हैं कि कैसे भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलेगी। इसे पूरी तरह से खत्म करना है। सुशीला कार्की की पहचान ही भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहिष्णुता है। लेकिन नेपाली राजनीति में गहराई तक जड़ जमा चुके भ्रष्टाचार को खत्म करना आसान नहीं है। उन्हें बहुत से विरोधों का सामना करना पड़ेगा। स्थिर सरकार को लेकर चर्चा चल रही है। जनता इस बारी बारी की सरकार से तंग आ चुकी है। उसे स्थिर सरकार चाहिए। स्थिर सरकार नहीं होने की वजह से भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिला और जनता में नाराजगी फैली। इस ओर हमारी प्रधानमंत्री का ध्यान अवश्य जाए। स्थिर सरकार बहुत बड़ी चुनौती है उनके लिए। इसी तरह संविधान कार्यान्वयन और संघीयता को सुदृढ़ करना भी एक चुनौती है। प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय और संघीय सरकार के बीच अधिकारों का विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है। बजट को लेकर हर बार असंतुष्टि जताई जाती है प्रदेशों द्वारा। प्रदेश और स्थानीय स्तर के अधिकार हस्तांतरण, बजट वितरण और नीतियों में स्पष्टता लाना नई सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसी तरह एक और बहुत बड़ी चुनौती है उनके सामने, जनहानि और न्याय। आंदोलन में मारे गए युवाओं के परिवार न्याय चाहते हैं। दोषियों को ढूंढना और सजा दिलाना आसान नहीं होगा। मधेश को लेकर एक बहुत बड़ी चुनौती है उनके सामने। मधेश की जनता को हमेशा एक शिकायत रही है केंद्र से कि उसे दूसरे दर्जे का माना जाता है। उसकी अपनी पहचान है जिसके लिए मधेश की जनता
लड़ती आई है। संहिता, पहचान और अधिकार के मुद्दे अब भी संवेदनशील हैं। मधेश आंदोलन की मांगों, थरहट, जनजातीय अधिकार, सीमावर्ती राजनीति जैसे मामलों में समावेशी दृष्टिकोण अपनाना जरूरी होगा। मधेश की जो अपेक्षाएं हैं, उनकी मांगों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है उन्हें। इसके अलावा जनता जो खुलकर कह रही है कि अब पुरानी पीढ़ी को आराम दो, युवाओं को मौका दो, लेकिन क्या पुराने नेता इतनी आसानी से मैदान छोड़ेंगे? बड़ा सवाल तो है ये। सवाल का जवाब देना भी बहुत बड़ी चुनौती बनकर उनके सामने है। और भी न जाने कितनी चुनौतियां हैं जिनका उन्हें सामना करना पड़ सकता है। ये तो हुई चुनौतियों की बात। अब आम लोगों द्वारा कुछ सुझाव भी दिए गए हैं प्रधानमंत्री कार्की को, जो इस तरह से हैं। सबसे पहला सुझाव है भ्रष्टाचार को लेकर कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण कैसे हो। तो इसके लिए पारदर्शिता को मजबूत करना होगा और सरकारी तंत्र में जवाबदेही सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता को पहले ही दिन से व्यवहार में प्रदर्शित की जानी होगी। विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई मौतों, चोटों और क्षति के बारे में सच्चाई का पता लगाने के लिए एक निष्पक्ष न्यायिक जांच आयोग का गठन किया जाना चाहिए। देश में शांति, सामाजिक सद्भाव और सौहार्द बनाए रखने के लिए सभी पक्षों को बातचीत और सहयोग में लाने की पहल की जानी चाहिए। संभव हो तो देश को विकास की ओर उन्मुख करें। हालांकि यह सभी जानते हैं कि इसमें कुछ समय लगेगा। ये एक दिन में होने वाली बात नहीं है। समय लगेगा क्योंकि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अवस्था अच्छी होगी। सुशीला कार्की पर जनता का भरोसा है, लेकिन अगर जेएनजी और जनता के अनुसार काम नहीं हुआ तो एक और आंदोलन हो सकता है। देश एक और आंदोलन के लिए अभी बिल्कुल तैयार नहीं है। बहुत सावधानी से कार्की को चलना होगा, क्योंकि जो दल अभी देश के पन्ने पर नहीं है, उनमें बहुत असंतुष्टि होगी। अभी भी वो यही कहेंगे कि उन्हें जनता चुन कर लाई है, इसलिए उनसे भी प्रधानमंत्री कार्की को सावधान रहना होगा। जिस विश्वास के साथ युवाओं ने उन्हें चुना है, यह विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। इस ताकत को बरकरार रखना है उन्हें। सुशीला कार्की की एक अपनी अलग ही छवि है जो उन्हें सफल बना सकती है। उनकी ताकत है ईमानदारी, निर्भीकता और न्याय का प्रतीक। लेकिन आम जनता में यह डर है कि कहीं यही छवि राजनीति की खेल में उनकी कमजोरी न बन जाए। सफल होने के लिए उन्हें संवाद क्षमता, व्यावहारिक राजनीतिक कौशल, दलगत संतुलन और आर्थिक सुधार की ठोस योजनाएं बहुत जल्द से जल्द प्रस्तुत करनी होगी। जनता कार्की से केवल साफ सुथरी सरकार ही नहीं, बल्कि स्थिरता और परिणाम देने वाली शासन व्यवस्था की अपेक्षा कर रही है। ये भविष्य को लेकर चर्चा की जा रही है, तो समय ही बताएगा कि वो कितनी सफल रही देश और जनता के मन को जीतने में। आपने मुझे सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।